हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 6 मई 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं, आपके एग्जामिनेशन में काम आएंगे। इसका पीडीएफ अवेलेबल है पूरे नोट्स के साथ, डिस्क्रिप्शन में देख लेना वीडियो के, या आप वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में आएगा डाउनलोड का लिंक, वहाँ से भी आप ले सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। केंद्र सरकार ने संसद की लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी को पुनर्गठित किया है, तो इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका आंसर होगा अधीर रंजन चौधरी। ओके, देखिए वो पहले भी पिछली बार जो पीएससी थी पिछली, उसमें भी वो अध्यक्ष थे पीएससी के, और इस बार फिर से केंद्र सरकार ने बना दिया है। ओके, वो कौन है? तो लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं। और आपको बता दूं कि इस समिति का जो अध्यक्ष पद होता है वो पारंपरिक रूप से विपक्ष के पास, जिनमें 15 लोकसभा के सदस्य हैं और 5 राज्यसभा के सदस्य हैं। 1 मई से इसका कार्यकाल शुरू हो चुका है और 30 अप्रैल 2021 तक 1 साल के लिए होता है कार्यकाल, तो उस वक्त तक रहेगा। ठीक है, तो क्या काम है इसका लोक लेखा समिति का, पब्लिक अकाउंट कमेटी का? तो ये सरकारी खर्चों के खातों की जांच करता है, और जांच का आधार होता है कैग यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो होते हैं, उनकी रिपोर्ट होती है। तो पीएससी जो है वो कैग की रिपोर्ट के आधार पर अपनी सिफारिश देता है सरकार को। हालांकि सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होता है, लेकिन फिर भी गंभीरता से लिया जाता है उसकी रिपोर्ट को। जैसे कि मनमोहन सरकार में हम लोगों ने देखा कि कोल स्कैम और 2G स्कैम जो हुआ था, उस पर जो रिपोर्ट आई थी कैग की, तो उस पर पीएससी ने कड़ा रुख अपनाया था और काफ़ी हंगामा हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। किन भारतीयों को फीचर फोटोग्राफी के लिए वर्ष 2020 का पुलित्जर पुरस्कार मिला है या जीता है? उन्होंने किन भारतीयों ने जीता है? इसका आंसर होगा दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद। ये तीनों जर्नलिस्ट हैं, फोटो जर्नलिस्ट हैं, और न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस यानी एपी के साथ काम करते हैं। और ये अवार्ड उन्हें कश्मीर घाटी की स्थिति को दर्शाने के लिए जो उन्होंने फोटोग्राफ खींचे थे, तो उनके लिए दिया गया है। देखिए, अनुच्छेद 370 हटने के बाद पिछले साल जम्मू कश्मीर में कई महीने तो कर्फ्यू और लॉकडाउन की स्थिति थी। तो ऐसे हालत में कश्मीर के ये 3 जो फोटोग्राफर थे, उन लोगों ने फ़ोटो खींचा और एपी को पहुंचा। एपी के माध्यम से पूरी दुनिया में वहाँ के हालात के फ़ोटो जो है छपे थे। आनंद जो है जम्मू में रहते हैं, यासीन और मुख्तार श्रीनगर के निवासी हैं। ओके, तो ये कब ऐलान हुआ है? 4 मई को। हालांकि इन पुरस्कारों को लेकर और कश्मीर की जो स्थिति जो दिखाई गई थी, जिस फोटोग्राफ को दिखाया गया था, उसको लेकर पॉलिटिक्स भी चल रहा है। हम लोग देख रहे हैं ट्विटर और तमाम जो सोशल नेटवर्किंग साइट है उस पर। हालांकि आपको ध्यान देना है कि पुरस्कार किस किस को क्या मिला है। तो क्या है ये पुलित्जर पुरस्कार? देखिए, ये इसकी शुरुआत हुई थी 1917 में, 1917 में। अमेरिका का ये प्रमुख पुरस्कार है और हर साल 21 श्रेणियों में न्यूज़पेपर्स, जर्नलिस्ट, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को दिया जाता है, और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है और $15,000 का नगद जो है राशि दी जाती है। ठीक है, तो पुलित्जर अवार्ड 2020 जो अनाउंस हुआ है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे विजेता हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं उनके बारे में मैं बता दूं। इसके अलावा ब्रेकिंग न्यूज़ फोटोग्राफी के लिए राइटर के फोटोग्राफी स्टाफ को मिला है, पूरे फोटोग्राफी स्टाफ को राइटर के। और किस लिए? हांगकांग में जो विरोध प्रदर्शन चल रहे थे चाइना के खिलाफ, उसकी तस्वीरों के लिए। ठीक है, पब्लिक सर्विसेज के लिए मिला है द एकोरेज डेली न्यूज़ और प्रो पब्लिका, उसको संयुक्त रूप से मिला है। क्या हुआ था कि अमेरिका के अलास्का में यौन हिंसा की पड़ताल की थी इन दोनों न्यूज़ संस्थानों ने, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स जारी की थी, तो उसके लिए वो मिला है। ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग के लिए मिला है द क्रोरियर जर्नल के स्टाफ हैं, जर्नलिस्ट हैं, लुइस विले क्यो। तो इस तरह से बहुत सारे अवार्ड हैं। तो उन सब के बारे में मैंने पूरा डिटेल जो है वो पीडीएफ में दे दिया है। तो आप वीडियो खत्म होने के बाद पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, वहाँ से भी आप पूरा डिटेल हिंदी और इंग्लिश दोनों में ले सकते हो लिस्ट की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर ये पसंद आ रहा हो, लाइक बटन जरूर दबाना और तमाम दोस्तों को जरूर शेयर करना अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। ओके, क्वेश्चन होगा, किस देश ने अपनी मुद्रा रियाल को बदलकर तोमान रखने का फैसला किया और इसकी कीमत 10,000 गुना बढ़ा दी है? 10,000 गुना कर दी है रियाल की तुलना में, तोमान की।
इसका आंसर होगा ईरान। ठीक है, देखिए ऑप्शन में जो मैंने दिया है वो सबकी मुद्रा रियाल है। जैसे ब्राज़ील की ब्राज़ीलियन रियाल है, सऊदी अरब की सऊदी रियाल है, कतर की कतरी रियाल है, इसी तरह ईरान की ईरानियन रियाल है। ठीक है, तो अब तक जो है ईरान की मुद्रा रियाल थी और अब तोमान हो जाएगी कुछ वक्त में। ठीक है, और 10,000 रियाल के बराबर एक तोमान होगा। मतलब अपनी ही मुद्रा से ईरान ने 4 शून्य को हटा दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। देखिए अमेरिका के प्रतिबंध के बाद वहाँ जो बैन लगा है, आर्थिक प्रतिबंध, उसके चलते वहाँ की जो मुद्रा है रियाल, उसमें बहुत बड़ी गिरावट आई हुई है और उसको रोकने के लिए ये जो है कदम उठाया गया है ईरान के द्वारा। दरअसल रियाल की हालत इतनी ख़राब हो गई है कि एक अमेरिकी डॉलर की कीमत जो है 1,56,000 रियाल तक पहुँच गई है। तो महंगाई बहुत बढ़ गई है वहाँ पर, हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं लगातार। तो उसे बचने के लिए ये काम किया जा रहा है। मतलब कि अगर आप वहाँ किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे तो 1,00,000 रियाल आपको देना पड़ेगा। तो आप सोच लीजिए लोगों की मानसिकता में क्या होता है कि 1,00,000 दे रहे हैं। ओके, तो इस वजह से ईरान ने ये फैसला लिया। अभी हाल ही में 4 मई को ईरान की संसद में एक विधेयक पेश किया गया, बिल पेश किया गया, उसको मंजूरी मिल गई है। और अभी इस प्रस्ताव को वहाँ के जो धार्मिक शीर्ष नेता है आयतुल्ला खामनेई, तो उसकी अध्यक्षता वाली समिति के सामने रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कोरोना वायरस से मौत के मामले में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर अब कौन सा देश आ गया है? इसका आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम। देखिए कोरोना वायरस की वजह से मौत का जो ट्रेंड है वो अलग अलग देशों में बदल रहा है। आपको बता दूं कि 6 मई की सुबह के आंकड़े के अनुसार, यानी आज के सुबह के आंकड़े के अनुसार, सबसे ज़्यादा अमेरिका में मौतें हुई हैं। 72,000 लोगों की जान गई है। और 2 दिन पहले तक मौत के मामले में दूसरे स्थान पर इटली था, जहां सबसे ज़्यादा, दूसरे ऐसा देश था दूसरा जहां पर मौत हुई थी। लेकिन अब ये तीसरे स्थान पर चला गया और दूसरे स्थान पर मौत के मामले में यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन आ गया है। भारत की बात करें तो मौत के मामले में ये दुनिया में 17वें स्थान पर है। यहाँ पर कोरोना के टोटल केस जो है वो 50,000 के करीब हैं। ठीक है, और मौत का आंकड़ा लगभग 1700 के आसपास है। अब आगे इसी से रिलेटेड एक सवाल है कि आखिर लॉकडाउन के बीच में राज्यों के लिए शराब की बिक्री इतनी ज़रूरी क्यों हो गई है? देखिए लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 के दौरान तो लोग घरों में बंद रहे, लेकिन लॉकडाउन के तीसरे फेज में जैसे ही शराब की दुकानें खुलने की अनुमति मिली, वैसे ही सोशल डिस्टेंसिंग के रूल जो है तार तार हो गए। कोई उसका पालन नहीं हो रहा है। जो फोटोग्राफ आ रहे हैं जो शराब की दुकानों के सामने के, और ये जो फोटोग्राफ है ये और न्यूज़ है, ये सब इंटरनेशनल मीडिया में भी जा रहा है। पूरी दुनिया में इसके बारे में दिखाया जा रहा है कि किस तरह शराब के लिए इंडिया में लोग उमड़ पड़े हैं। सोशल डिस्टेंसिंग जो है तार तार हो गई। तो फिर आखिर क्यों राज्यों ने शराब की बिक्री के लिए इतनी छटपटाहट दिखाई? दिल्ली ने, पंजाब ने, हरियाणा ने, उत्तर प्रदेश ने, सब ने और कई तमाम राज्यों ने शराब की दुकानें ओपन कर दी, खोल दी। तो देखिए पहले ये समझना होगा कि राज्यों को इस टैक्स कलेक्शन मिलता कैसे है। देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि इससे संबंधित जो है क्वेश्चन आपको यूपीएससी में या पीसीएस में आ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला है और सोसाइटी का मामला है। ठीक है, और दूसरे एग्जामिनेशन में भी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो खास तौर पे अगर जिसमें लिखने होते हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम में, पीसीएस एग्ज़ाम में, तो उसके लिए ये सब आंकड़े जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सब बहुत ज़रूरी है। तो देखिए सबसे पहले समझना होगा कि राज्यों को टैक्स कलेक्शन कैसे होता है। और 4 तरीके से टैक्स मिलता है। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार जो 2019-20 में, यानी पिछले जो फाइनेंशियल ईयर में जो आंकड़ा है उसके अनुसार राज्यों को जीएसटी से 43.5% का रेवेन्यू आया। अगर 100% इनकम हुआ टैक्स से तो 43.5% जो है रेवेन्यू वो जीएसटी से आया। जबकि सेल्स टैक्स से, जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे लगता है, तो उससे 23.5% का रेवेन्यू आया है। एक्साइज टैक्स यानी शराब, फ्यूल, टोबैको वगैरह से उससे 12.5% रेवेन्यू आया है। और चौथा है प्रॉपर्टी और कैपिटल ट्रांजैक्शन से, उससे 11.3% का रेवेन्यू आया है। पूरे देश भर के राज्यों का एक आंकड़ा है। ठीक है, हालांकि गुजरात और बिहार जो वो एक्सेप्शन है, वो अलग है, जहाँ पर शराब पर प्रतिबंध है। ओके, तो उन लोगों ने इनकम के दूसरे स्रोत जो है वो तैयार किए हुए हैं। और द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार लॉकडाउन के असर से क्या हो रहा है कि न कार बिक रही है, न ज़्यादातर उपभोक्ता संबंधित सामान बिक रहे हैं, जिससे जीएसटी मिलता है।
और जीएसटी कलेक्शन जो है केंद्र सरकार करती है, ठीक है, राज्यों के सहयोग से, लेकिन सारा पैसा केंद्र सरकार के पास चला जाता है। उसके बाद राज्य को उसका हिस्सा मिलता है। जैसे आप जब कोई सामान खरीदते हो तो उसमें लिखा रहता है स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी। तो स्टेट जीएसटी वाला जो हिस्सा है वो केंद्र सरकार देती है। और अभी बहुत सारे पैसे जो है केंद्र सरकार ने अभी रखे हुए हैं राज्यों के, क्योंकि उसके पास भी कैश क्रंच हो गया है और राज्यों को उसका जो हिस्सा है वो अभी तक नहीं मिला है पिछले कुछ महीनों से। ओके, तो ये तो जीएसटी रहा। इसके अलावा जो बाकी 3 तरह के टैक्स हैं, जैसे एक्साइज, सेल्स टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स, राज्य को सीधे आते हैं, मतलब सीधे राज्य जो है वो उसको टैक्स को लेता है। तो इस लॉकडाउन में पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे भी जो है असर पड़ा है, उसकी बिक्री कम हुई है, तो वहाँ सेल्स टैक्स भी कम मिला है। प्रॉपर्टी और कैपिटल ट्रांजैक्शन भी नहीं हुए, तो प्रॉपर्टी और कैपिटल ट्रांजैक्शन का भी टैक्स कम हो गया है। ओके, और ऐसे में पिछले क्या हुआ है कि 40 से 42 दिनों में सरकार के टैक्स कलेक्शन में 80 से 90% की गिरावट आ गई है। और लॉकडाउन में लोग स्टेट की तरफ देख रहे हैं, राज्य की तरफ देख रहे हैं कि वो वेलफेयर स्कीम चलाए, उसके पास पैसे की कमी हो गई है, खाना दे, हॉस्पिटल में भी लोगों को इलाज हो, लेकिन राज्यों के पास पैसे नहीं है। दिल्ली और पंजाब जैसे राज्य तो कह चुके हैं कि अगर पूर्ण लॉकडाउन अगर जारी रहा तो उसके पास सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं रहेंगे। तो अब कितना एक्साइज टैक्स मिलता है ये इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। ओके, आरबीआई की रिपोर्ट है, मेरे बगल में आप देख रहे हो, 29 राज्यों और यूनियन टेरिटरी में, मतलब जहाँ पर शराब की बिक्री होती है उन राज्यों की बात हो रही है। तो वहाँ का फाइनेंशियल ईयर 2019-20 यानी पिछले साल का ये डेटा है। उसमें एक्साइज टैक्स से टोटल रेवेन्यू हुआ है शराब की बिक्री से, और सबसे ज़्यादा जो कमाई हुई है उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश ने टैक्स की वसूली की 31,517 करोड़ रुपए, 2019-20 का आंकड़ा है आरबीआई का। दूसरे स्थान पर है कर्नाटक, जिसे एक्साइज टैक्स में 20,950 करोड़ रुपए मिले। तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, जिसे 17,477 करोड़ रुपए मिले, जबकि चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल है, आप देख रहे हो आंकड़ा, और 5वें स्थान पर तेलंगाना है। तो ऐसे में राज्यों को लगता है कि स्टेट को फाइनेंशियली चलाए रखने के लिए एक्साइज टैक्स ही एक जरिया बचा है। चूँकि लोगों को लत है और तो इसलिए लोग जाएंगे ही वहाँ पर शराब खरीदने के लिए। तो जब तक रेवेन्यू का दूसरा जरिया नहीं मिलता है तब तक ऐसा ही राज्यों में देखने को मिलेगा। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है। आपको बता दूं कि साइंस जर्नल जो है ये लांसेंट है। ओके, तो उसकी रिपोर्ट है, मेडिकल जर्नल है, कि 2010 से 2017 के बीच में 38% लीकर कंजम्पशन बढ़ गया है, शराब का कंजम्पशन बढ़ गया है, और 5.7 करोड़ लोग हैं जिनको लत है शराब की इस देश में, भारत में। WHO की एक रिपोर्ट है 2018 की, उसमें ये बताया गया है कि हर साल भारत में 2,60,000 लोग शराब की वजह से मरते हैं, शराब पीने की वजह से। तो ऐसा लगता है कि जितने लोग कोरोना से मरेंगे उससे ज़्यादा कई गुना लोग तो शराब पीकर मर जाएंगे। आप देख रहे हो, क्योंकि अभी तक जो आंकड़ा है हम लोगों ने देखा, जो कोरोना से मरने का वो 1700 के आसपास है। ओके, वो बढ़ रहा है धीरे धीरे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का रूल जिस तरह से टूट रहा है, ऐसे में कम्युनिटी इन्फेक्शन का भी खतरा बहुत बढ़ गया है। अभी तो लॉकडाउन की वजह से हम लोग कह रहे थे कि इंडिया में जो है इनका कोरोना का इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से नहीं फैला है, यहाँ इम्यूनिटी है, लेकिन क्या पता कि अभी जैसे ही ये सोशल डिस्टेंसिंग ख़त्म हुआ है, जिस तरह से भीड़ उमड़ी है, वो कम्युनिटी डिजीज़ बन गया, अगर कम्युनिटी इन्फेक्शन हो गया कोरोना का, तो बहुत भयानक रूप भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि अभी भी जो है ICMR पुख्ते से नहीं कह रहा है कि आगे क्या होने वाला, कह रहा है वेट एंड वॉच की स्थिति है, आगे हम देखते हैं कि वायरस जो है वो कैसा रुख अपनाता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। थोड़ा लंबा हो गया, डिटेल में आपको मैंने बताया। मुझे लगता है आपके एग्जामिनेशन और आपके समझने के लिए किसी मुद्दे को इतना मुझे लगता है ज़रूरी है। आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि 2020 का जनवरी से अप्रैल तक का डिटेल नोट्स अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में देख लेना। और 2019 का करंट नोट्स भी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, वो भी है डिस्क्रिप्शन में। और हाँ, अमेजन पे बुक है 2019 के करंट नोट्स की, वो बुक अब जो है वो सेल होने लगी है, बीच में बंद हो गई थी क्योंकि लॉकडाउन था।
तो जहाँ रेड जोन नहीं है वहाँ पर डिलीवरी हो जाएगी बुक की, तो आप लोग ऑर्डर कर सकते हो। बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा था इसके बारे में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वर्ष 2020 में विश्व अस्थमा दिवस यानी वर्ल्ड अस्थमा डे कब मनाया गया? आंसर होगा 5 मई। ये इस तरह से क्वेश्चन क्यों? क्योंकि देखिए हर साल मई के पहले मंगलवार को ये दिवस मनाया जाता है और हर साल डे डिफर कर जाता है, मतलब चेंज हो जाता है। और ये डे इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कोरोना महामारी के दौरान जिनको अस्थमा है, अगर उसको कोरोना हो रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और मोर्टेलिटी की आशंका ज़्यादा रहती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 5 मई। ये भी 5 मई है, WHO के द्वारा ये घोषित है और ये ज़रूरी है। अभी इस वक्त भी जब कोरोना है बराबर कहा जा रहा है कि हाथ बढ़िया से धोइए। और तो इस बार की जो थीम है इस डेज़ की, तो सेव लाइफ्स क्लीन योर हैंड्स है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ डे यानी इंटरनेशनल मिडवाइफ डे कब मनाया जाता है, कब होता है? आंसर होगा 5 मई। मिडवाइफ का मतलब है नर्स, आया या दाई, ठीक है। और आपको पता होगा मैंने पहले बताया हुआ है कि WHO ने वर्ष 2020 को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ घोषित किया हुआ है, तो ये भी आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, फेड कप हर्ट पुरस्कार यानी फेड कप हर्ट अवार्ड, उसके लिए नामित होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है? नॉमिनेशन हुआ है, अभी अवार्ड मिला नहीं है। इसका आंसर होगा सानिया मिर्जा, ठीक है। देखिए 30 अप्रैल को नॉमिनेट की गई हैं इसके लिए, इस अवार्ड के लिए, और ऐसा वो बनने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। हर्ट अवार्ड जो है इसका जो सिलेक्शन होता है ऑनलाइन वोटिंग होती है, उसके आधार पर ये होता है। ऑनलाइन वोटिंग जो है 1 मई से 8 मई तक चल रही है और ये इस बार का 11वां सत्र है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं, रूस ने सेकेंड वर्ल्ड वार में जर्मनी पर जीत की याद में किस देश के शासक को स्मारक युद्ध पदक से सम्मानित किया? इम्पॉर्टेंट ये अवार्ड होता है रसिया का। इसका आंसर होगा उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया के जो शासक हैं, सर्वोच्च नेता हैं किम जोंग उन, तो उन्हीं को ये अवार्ड दिया गया है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से। ओके, उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग, तो वहीं पर रूस के राजदूत ने उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री को ये अवार्ड दिया। और जर्मनी पर जीत की रूस की ये 75वीं सालगिरह थी और इस बार बहुत बड़े पैमाने पर रूस में इसको आयोजित करने की योजना थी। हालांकि जो कोरोना महामारी हुई उसकी वजह से आयोजन जो है वो उसको स्थगित कर दिया गया। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, कैसा लगा जरूर बताना। और इसका PDF डिटेल नोट्स के साथ अवेलेबल है, मेरे बगल में अभी लिंक आ गया है डाउनलोड का, क्लिक कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दिया है डाउनलोड का। और हाँ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना। कल मॉर्निंग को मिलेंगे फिर से।